नमस्कार साथियों, धून पाठशाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के वन्य और वन्यजीव से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें पहले आपके अभी जो 2024 में 18वीं वन रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में देखेंगे। फिर इसके आपके जो उत्तराखंड के जो बुग्याल है, यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। तो जो वन्यजीव से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में जारी 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में केवल वन विभागाधीन वन आच्छादन है। तो जो 2024 में जो वन रिपोर्ट जारी की थी, आपके 18वें नंबर की वन रिपोर्ट थी। और इसके अधीन आपके वन विभाग के अधीन जो वन है, आपके 45.44% के आसपास वन आपके वन विभाग के अधीन है। अगर क्षेत्र में बात करें, वो किलोमीटर में बात करें, तो 24,303.83 वर्ग किलोमीटर आपके वन विभाग के अधीन वन है। या इतना ध्यान रखना कि 45% के आसपास जो वन है उत्तराखंड में, ये आपके वन विभाग के अधीन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, 17वीं और 18वीं वन रिपोर्ट के बीच वन विभागाधीन वन क्षेत्र में कमी हुई है। तो ध्यान रखना, 17वीं और 18वीं रिपोर्ट के बीच जो हमारा जो वन विभाग का दिन जो वन क्षेत्र है, ये आपकी कमी आई है। और ये आपके 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। अगला क्वेश्चन करेंगे, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 7 जनपदों में वृद्धि देखने को मिली थी। और ये 7 जनपद कौन से थे? आपके बागेश्वर हो गया था, देहरादून हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग जनपदों में वृद्धि देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन करा कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने जिलों में वन क्षेत्र में कमी आई थी। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 7 जनपद में तो वृद्धि देखी गई थी वनों में, और 6 जनपदों में वृद्धि कमी देखी गई थी। और कमी वाले जनपद जो हैं आपके चमोली जनपद है, चंपावत हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार, नैनीताल और उत्तरकाशी जनपद थे। अगला क्वेश्चन करें कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन बना आवरण वाली वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो वनों में जो वृद्धि देखी गई थी आपके टिहरी गढ़वाल में देखी गई थी, और यहाँ पे आपके 4.35% की वृद्धि देखी गई थी। और सबसे कम जो वृद्धि देखी गई है आपके बागेश्वर जनपद में देखी गई थी। परसेंटेज में आपसे पूछेगा नहीं, आपसे इतना ही पूछेगा कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ देखी गई, तो टिहरी गढ़वाल। सबसे कम वृद्धि आपके बागेश्वर जनपद में। अगला क्वेश्चन करें कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन ह्रास वाले जिले कौन से हैं। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो वनों का जो ह्रास हुआ है, या सबसे वनों को जो नुकसान हुआ है, आपके नैनीताल जनपद में हुआ है। और सबसे कम जो नुकसान हुआ है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में हुआ है। अगला क्वेश्चन करा कि वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 4 जिले कौन से हैं। तो वन विभाग के अधीन जो वन है, इनमें सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलेंगे आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन आपके उत्तरकाशी जनपद में। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन आपके नैनीताल में। चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन आपके चमोली जनपद में है। ये कुल वन क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो वन विभाग के अधीन जो वन है उनकी बात हो रही है। तो पूछ सकते हैं कि वन विभाग के अधीन जो वन है, इनमें सबसे ज़्यादा जो वन किस के अधीन है। तो आपके ध्यान है पौड़ी गढ़वाल जनपद में आते हैं, फिर आपको उत्तरकाशी, फिर नैनीताल, फिर चमोली। ये सारे जो कुल वन है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो वन विभाग के अधीन जो वन है उसकी बात हो रही है। ये ध्यान रखना, इस पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको थोड़ा। अगला क्वेश्चन करा कि वन विभाग अधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाले जिले कौन से हैं। तो वन विभाग के अधीन जो सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिले थे आपके पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिले थे। सबसे कम आपको उधमसिंह नगर में, और दूसरे नंबर सबसे कम आपके हरिद्वार में, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत में है। अगला क्वेश्चन करा कि वन विभाग वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम से बताइए। तो वन विभाग के अधीन जो सबसे ज़्यादा जो वन प्रतिशत वाला जनपद है आपका चंपावत जनपद है। और यहाँ पे आपके 69% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। नैनीताल जनपद जो है दूसरा नंबर का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद है वन विभाग के अधीन। और यहाँ पे आपके 67% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। तीसरा नंबर आपका पौड़ी गढ़वाल का है, यहाँ पे आपके 63% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। और टिहरी गढ़वाल का आपका चौथा स्थान है, यहाँ पे आपके 61% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। तो वन विभाग के अधीन जो सर्वाधिक प्रतिशत वाले जनपद है आपका चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल, ध्यान रखना। अगला ऑप्शन करा कि वन विभाग अधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम प्रतिशत वाले जनपद कौन से हैं। तो वन विभाग के अधीन जो वन है, इनमें सबसे कम जो वन है आपके उधमसिंह नगर में है। यहाँ पे आपके 19% के आसपास वन है। फिर दूसरे नंबर सबसे कम वन जो है आपके हरिद्वार में, यहाँ पे 23% के आसपास वन है। फिर चौथे नंबर पर आपका पिथौरागढ़ आता है, यहाँ पे 30% के आसपास, 30% से अधिक वन है। और चमोली में आपके 32% के आसपास वन है। तो ये डाटा आपको लगभग में याद रखना कि कब सबसे पूछ सकते हैं वन विभाग का दिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला जनपद कौन सा, तो चंपावत। सबसे कम प्रतिशत वाला जनपद आपको उधमसिंह नगर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा घोषित कुल रिकॉर्डेड वन कितना है, या अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है। तो ये आपका 37,900
99.601 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान हो, इसमें आपके 38,000 के आसपास ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो ये आपके 71% से अधिक है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में से 25,863.18 वर्ग किलोमीटर वन जो है आपके वन विभाग के अधीन है, और 4,768.704 वर्ग किलोमीटर है ये आपके राजस्व विभाग के अधीन है, और 7,168.502 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपके वन पंचायत के अधीन है, और 156.44 वर्ग किलोमीटर जो है आपके कैंटोनमेंट और नगर पालिका के अधीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल अभिलिखित वन में से केवल 68% जो वन है ये आपके वन विभाग के अधीन है, जबकि बाकी वन जो है ये आपके जैसे राजस्व विभाग के अधीन आपके 12% के आसपास वन है, वन पंचायत के अधीन आपके 18% के आसपास वन है, शेष आपके अन्य संस्थान के अधीन है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो वन है किसके अधीन है। तो ध्यान रखना, वन विभाग के अधीन सबसे ज्यादा वन है, यहाँ पे आपके 68% के आसपास वन है, और फिर जो वन पंचायत है इनके अधीन आपके 18% से अधिक बने, फिर आपके राजस्व विभाग के अधीन। ये ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी आपसे पूछ सकता है कि घटते क्रम बढ़ते क्रम, तो ध्यान रखना वन विभाग, वन पंचायत और राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान प्रदेश में कुल वन पंचायतें कितनी है। तो उत्तराखंड में जो वन पंचायतों की संख्या है आपके 12,167 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों में वन पंचायतों का प्रचलन ब्रिटिश काल से है। वन पंचायतें वनों के प्रबंधन तथा वन उत्पादों के उपयोग संबंधी बातों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। नए कानून के अनुसार वन पंचायतों के 9 सदस्यों में से 4 सदस्य होंगे। तो 9 सदस्यों में से हमारी 4 सदस्य हमारी माताएं, बहन, बेटियां यानी महिलाएं होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2007 में उत्तराखंड वन पंचायत निर्देशिका के अनुसार राज्य के 11 जिलों में कुल वन पंचायतें थी। तो ये आपकी 12,089 वन पंचायतें थी। अगला ऑप्शन कह रहा है कि ये आपके वन संख्या की 2017-18 के अनुसार राज्यों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्रफल दिया गया है, और इसमें आपके 18% से 18% या बोलिए 19% के आसपास वन जो है आपको उत्तरकाशी में थे, फिर 14% पिथौरागढ़ में थे। तो मेरे हिसाब से इतना डाटा याद करना मुश्किल है कि किस जिले में कितना प्रतिशत है, तो इस क्वेश्चन को मैं तो स्किप कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो वन थे ये आपके उत्तरकाशी में थे, जो 17-18 की जो रिपोर्ट आई थी राज्य के कुल अभिलिखित वन 17-18 के उत्तराखंड वन सांख्यिकी के अनुसार, और सबसे कम आपके उधर हरिद्वार जनपद में थे। तो सबसे अधिक ध्यान रख लेना उत्तरकाशी, और सबसे कम आपके हरिद्वार में। बाकी ये सारा इतना डाटा मेरे हिसाब से याद ना तो रख पाओगे ना, इत- इतनी किसी की कैपेसिटी होती है। अगला क्वेश्चन करा कि प्रदेश में कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम से बताइए। तो ऊपर जो हमने देखा था ये आपके वन विभाग का दिन थे, यहाँ उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्र की बात हो रही है। तो उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्र के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो वन है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वन है उत्तराखंड में आपके चमोली जनपद में, और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद आपको उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली, फिर पौड़ी गढ़वाल। अगला ऑप्शन क्या रखे, प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम से कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे कम जो वन देखने को मिलेगा ये आपको हरिद्वार जनपद में देखने को मिलेगा, फिर दूसरे नंबर सबसे कम आपको उधमसिंह नगर, फिर बागेश्वर, चंपावत। तो सर्वाधिक वन जो है उत्तराखंड में आपको उत्तरकाशी जनपद में है। कुल क्षेत्रफल की बात, कुल वन की बात हो रही है यहाँ पे, और सबसे कम आपके हरिद्वार जनपद में है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिले के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र में 4 जिले घटते क्रम से बताइए। तो अगर उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल में अगर वन प्रतिशत के हिसाब से देखें तो आपका रुद्रप्रयाग जनपद है। दूसरे नंबर में वन प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वन है आपके उत्तरकाशी जनपद में। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वन है आपके टिहरी गढ़वाल में, और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो वन है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में, और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। और प्रतिशत के हिसाब से, और उत्तराखंड में सबसे कम वन जो वन है ये आपके हरिद्वार जनपद में है, और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अभी हरिद्वार में ही सबसे कम प्रतिशत वाला जनपद है। अगला ऑप्शन करा कि कुल क्षेत्रफल में सबसे कम प्रतिशत अभिलिखित वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम बढ़ते क्रम से बताइए। तो उत्तराखंड में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जो जनपद है आपका हरिद्वार है। दूसरा सबसे कम वन प्रतिशत वाला जनपद आपका उधमसिंह नगर है। तीसरा सबसे कम वन प्रतिशत वाला जनपद आपका बागेश्वर है। चौथा सबसे कम वन प्रतिशत वाला जनपद आपका चमोली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल अभिलिखित वन वन का गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का भाग क्रमशः कितना है। तो उत्तराखंड में जो कुल वन है इसमें आपके 63% का जो वन है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं, और 37% के आसपास वन जो है ये आपके कुमाऊं मंडल में है। अगला क्वेश्चन करिए, सर्वाधिक वन भूमि वाली 3
नदी घाटियाँ कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो वन भूमि वाली जो नदी है ये आपकी टॉन्स नदी है, फिर आपकी कोसी नदी है, फिर आपकी यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में 441 ऐसे वन हैं जिन्हें धार्मिक मान्यता के कारण किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे वनों को आपके देववन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 441 देव वनों में से सर्वाधिक 104 देव वन कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में जो ध्यान रखना, आपके 441 देव वन है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो देव वन है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, और यहाँ पे आपके 140 देव वन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य उत्तराखंड में पौधरोपण नीति लागू की गई थी। तो उत्तराखंड में जो पौध नीति लागू की गई थी आपके 2006 में लागू की गई थी, 6 जून 2006 को लागू की गई थी, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, या यूँ बोले कि देश की पहली बार राज्य पौधारोपण नीति लाई गई थी। अगला ऑप्शन करा के वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना गठित की गई थी। तो जो कैंपा परियोजना की शुरुआत हुई थी आपके 2010-11 में हुई थी। अगला क्वेश्चन करा के हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना संचालित है। तो हमारा स्कूल हमारी वृक्ष योजना जो है ये आपका इसका संचालन आपके 2015-16 से किया जा रहा है। अगला ऑप्शन करा कि प्रदेश में हरेला पर्व पौधा वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में जो हरेला पर्व मनाया जा रहा है ये आपके 2017-18 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय छात्रों द्वारा सिद्धो सुमन की याद में प्रति वर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। तो उत्तराखंड में हर साल में आपके 25 जुलाई को सिद्धो सुमन की याद में आपके वृक्षारोपण किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण करने और वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो जो इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था ये आपके 2008-9 में किया गया था, और इनका गठन इसलिए किया गया था कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है उनको रोजगार देने के लिए और वनों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि आग की दृष्टि से राज्य में कुल वन क्षेत्र में 0.30% अति संवेदनशील है, जबकि आपके 3.12% आपके उच्च संवेदनशील है, और 16.75% जो वन है आपके अति संवेदनशील है, और जबकि आपके 24% के आसपास जो वन है आपके मध्य संवेदनशील वन है, जबकि 55% से अधिक जो वन है आपके कम संवेदनशील वन है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में संवेदनशील दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं? तो ये आपके कम संवेदनशील वाले वन है, और अधिक संवेदनशील वाले वन आपके 24% के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में वनाग्नि काल माना जाता है। तो उत्तराखंड में जो आग लगने की जो घटना मानी जाती है आपके 15 फरवरी से 15 जून के बीच बीच मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2007 में से अब तक सर्वाधिक क्षेत्र में वन जलने वाला वर्ष कौन सा रहा है? तो 2016 में सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं देखने को मिली थी, या सबसे ज़्यादा वनों को नुकसान हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में वनाग्नि पर शीघ्र नियंत्रण हेतु क्रू स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 1438 इनकी संख्या है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत का पहला वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भारत के पहले वन महाविद्यालय की स्थापना आपके 1878 में की गई थी, और ये आपके फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से की गई थी। या यूँ बोला कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ कहाँ देहरादून कहाँ है का गठन कब किया गया था? वो आपके 1878 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम हो गया था। तो 1906 में आपके फॉरेस्ट स्कूल का जो गठन 78 में किया गया था, 1906 तक तो इसका नाम आपका फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, लेकिन इसके बाद 1906 में इसका नाम बदल के आपके इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया था। अगला क्वेश्चन करा कि आज़ादी के बाद इसका नाम हो गया था। तो आज़ादी के बाद इसका नाम आपके इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम हो गया था। अगला क्वेश्चन करा कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो जो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था ये आपके 1991 में मिला था। और इससे आगे हम उत्तराखंड के बुग्यालों से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है। तो अल्पाइन घास के जो मैदान होते हैं उनको आपके बुग्याल, पयार, मीडो या अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में प्रमुख बुग्याल कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड के जो प्रमुख जो बुग्याल है, यानी ये घास के मैदान होते हैं, और इनके उत्तराखंड के जो प्रमुख बुग्याल है आपके फूलों की घाटी होगी, आपकी औली बुग्याल हो गया, गुरसु बुग्याल हो गया, चित्रकंठा बुग्याल हो गया, क्वारी और कल्पनाथ बुग्याल हो गया, रूपकुंड बेदनी बुग्याल हो गया, हर के दून और केदारकंठा बुग्याल जो है ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध बुग्याल हैं। अगला ऑप्शन करा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो जो बेदनी बुग्याल है आपके चमोली जनपद में है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। अगला ऑप्शन करा कि भीमडार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज 1931 में किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने की थी?
तो ये स्थापना खोज आपके फ्रैंक स्मिथ ने की थी। तो ध्यान रखना, फ्रैंक स्मिथ ये आपके ब्रिटिश पर्वतारोही थे और इन्होंने फूलों की घाटी की खोज आपके 1931 में की थी। और जो फूलों की घाटी है आपकी भीमडर घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या रखिए, फूलों की घाटी को फूलों की घाटी नाम स्माइथ के किस पुस्तक के कारण पड़ा था? तो जो फ्रैंक स्मिथ है, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी, द वैली ऑफ फ्लावर्स लिखी गई थी, जिस कारण हमारी जो फूलों की घाटी है इसका नाम फूलों की घाटी इसका नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या है, फूलों की घाटी में फूल मिलते हैं लगभग, यहाँ पे 500 प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करा कि फ्रैंक स्मिथ ने यहाँ लगभग 2500 पुष्पों और वनस्पतियों के एक स्थान पर होने का जिक्र किया। ये यहाँ से कितने पुष्पों और बीजों अपने देश ले गए थे? तो फ्रैंक स्मिथ ने हमारे जो फूलों की घाटी यहाँ पे आपके 2500 पुष्पों और वनस्पतियों का जिक्र किया था, जिनमें से आपके 250 के आसपास पुष्प ले गए थे या अपने साथ पुष्प के बीज ले गए थे। तो इसको याद कैसे रखना है, आप 2500 के आसपास उन्होंने जिक्र किया तो इसमें से एक जीरो कम कर दे तो 250 हो जाएगा। तो ये थोड़ा इससे रिलेट करके थोड़ा आपको याद करने में आसान होगा। अगला क्वेश्चन क्या रखिए, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय कौन सा है? तो फूल खिलने का जो समय है वो फूलों की घाटी में आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक ये फूल खिलने का समय माना जाता है। अगला ऑप्शन क्या रखिए, फूलों की घाटी के लिए खतरा बना वो पौधा जो तेजी से फैल रहा है? तो अमेला या जो नटग्रास है ये आपके फूलों की घाटी के लिए खतरा बना हुआ है और ये आपके तेजी से फैल रहा है। अगला क्वेश्चन करा कि चिनाब घाटी फोनकंडा चमोली में स्थित है, इसको ये आपके दूसरी फूलों की घाटी है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में दूसरे फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये आपकी चमोली के चिनाब घाटी या फेनकंडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोशीमठ के पास वो कौन सा बुग्याल है जो कि नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथी गौरी आदि पर्वतों से गिरा है तथा स्कीइंग के लिए एशिया के सुंदरतम ढलानों से युक्त है और राज्य सरकार इसको स्कीइंग केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। तो जो ओली बुग्याल है ये आपके चमोली में स्थित है और ये आपका प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और ये आपके जोशीमठ के पास स्थित है और ये आपके नंदा देवी, कामेट और माणा, द्रोणी और नीलकंठ हाथी गौरी पर्वतों से घिरा हुआ है और ये एशिया का सबसे सुंदरतम ढलानों से युक्त एशिया का सबसे सुंदर स्थानों में से एक है और यहाँ पे आपके उत्तराखंड सरकार द्वारा आपके स्कीइंग केंद्र सेंटर की स्थापना की जा रही है या इसको विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कराइए, किस बुग्याल में हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो जो बगजी बुग्याल है ये आपके चमोली में है और इस बगजी बुग्याल से आपके हिमालय का सबसे भव्य दर्शन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन करा कि किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है और अपने सुंदर मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है? तो जो बेदनी बुग्याल है ये आपके चमोली में है और वेदों का प्रणयन स्थल इसे माना जाता है और ये अपनी सुंदर मखमली घास के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन करा कि इस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? तो जो उत्तरकाशी का जो दयारा बुग्याल है यहाँ पे आपके शीतकाल में स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जाती है या स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि किस पर्वतारोही द्वारा दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया गया था? तो जो चंद्रप्रभा अतवाल थे इन्होंने आपके जो दयारा बुग्याल है इसको पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि किस बुग्याल के पास भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? तो ध्यान रखना, जो इंद्रावती नदी है आपकी इंद्रावती नदी जो है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है और ये आपके उत्तरकाशी का जो हरुनता बुग्याल है वहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन करके चरथी बुग्याल स्थित है? तो चरथी बुग्याल जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के चिपलाकोट के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन करा के गुलाबी कांठा बुग्याल है? तो गुलाबी कांठा बुग्याल जो है ये आपके उत्तरकाशी के हनुमान चटी के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में डोरवा, पेने पेने चारवाहों को कहा जाता है, ये जो पारंपरिक वस्त्र है। तो उत्तराखंड की ऊंचाई में जो बुग्यालों में जो डोरवा चरवाहों द्वारा पहना जाता है उसको आपके पालसी, बालछा और वक्रखाल या लवड़िया कहते हैं। और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो वन औषधिया से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता में उत्तराखंड भू क्षेत्र को वनस्पति बगीचा कहा गया है जबकि हिमालय क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो चरक संहिता में आपके उत्तराखंड के क्षेत्र को आपके वनस्पति बगीचा कहा गया है और हिमालय को आपके हिमवान औषधि भूमि नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में आपके लगभग 500 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सबसे पहले किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो उत्तराखंड में सबसे पहले जो आपके बेलाडोना औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कई वनस्पतियों की खेती की जा रही है। तो उत्तराखंड में आपके अफीम की खेती भी की जा रही है, कुटकी और फायरेतम की खेती भी की जा रही है, जीरेनियम और ब्राली की खेती भी की जा रही है, सतवार और तुलसी की खेती भी की जा रही है और जैट्रोबा की खेती भी की जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड द्वारा निर्यात की जाने वाली कुछ प्रमुख जड़ी बूटियां कौन सी है। तो जो जुला ये आपके इसका निर्यात किया जाता है, उमेश कुट और कुटकी का भी निर्यात किया जाता है, चिरोता सर्पगंधा और लेवेंडर खार का भी निर्यात किया जाता है, अतीश कलिहारी और जट्टामासी और वन ककड़ी का भी निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सबसे पहले सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया था। तो सहकारिता विभाग द्वारा जो जड़ी बूटियों को कलेक्ट करने का जो काम किया जाता है, ये आपके 1972 से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन करा कि जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार बेशज सहकारी संघों की स्थापना की गई थी। तो जिलेवार जो बेशज सहकारी संघों का गठन किया गया था, आपको 1980 में किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि मुनहरी देघाट जो है कि आपके अल्मोड़ा में है, जेरी खाल जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में, जोशीमठ में क्या स्थापित की गए। तो यहाँ पे आपकी जड़ी बूटी क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन करके वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को आप प्रतिबंधित किया गया था। तो 1982 में आपके 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया था वन प्रबंधन अधिनियम के अनुसार। अगला ऑप्शन क्या है कि उत्तराखंड को घोषित किया गया, तो उत्तराखंड को आपके हर्बल स्टेट के रूप में घोषित किया गया है। अगला ऑप्शन क्या है कि जड़ी बूटियों के विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। तो औषधीय पादप बोर्ड का गठन जो किया गया था, आपके जड़ी बूटियों के विकास के लिए इसका गठन किया गया था और इसका गठन आपके मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस गंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण, प्रसंस्करण, विपणन के लिए जड़ी बूटी शोध विकास केंद्र के तहत एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना की गई है। तो ये स्थापना आपके देहरादून की शैलाकुई में की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जड़ी बूटियों के विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई है। तो जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना आपके देहरादून के ऋषिकेश में की गई है, चंपावत के टनकपुर में की गई है और नैनीताल के रामनगर में की गई है। अगला ऑप्शन क्या है कि हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो हर्बल गार्डन की स्थापना आपके ऋषिकेश में अमुनी की रेती में की गई है। अगला ऑप्शन क्या है कि हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग है, जबकि फार्मासिटी शिलाकोई में कितने हैं। तो हरिद्वार में आपके 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग है, जबकि फार्मासिटी जो शिलाकोई देहरादून में आपके 184 से अधिक है। अगला ऑप्शन क्या है कि उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में का जो जड़ी बूटी विकास अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके गोपेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि HRDI की स्थापना कब की गई थी। तो HRDI की स्थापना आपके 1989 में की गई थी। और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो वन वर्गीकरण और घटक से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको देखने की कोशिश करेंगे। कि वन वर्गीकरण के घटक से संबंधित पहला सवाल कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन मिलते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो वन प्रतिशत देखने को मिलेगा, ये आपके 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपके 41% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे कम प्रतिशत वन मिलते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे कम जो प्रतिशत में वन देखने को मिलेंगे, आपके 4000 मीटर से अधिक जब हाइट पर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे कम वन प्रतिशत देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपके 0.05% वन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है। तो जो साल वृक्ष है ये आपके उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1500 मीटर की ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है, जैसे शिवालिक दून क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जहाँ 1500 मीटर से ऊंचाई पर जहाँ पे बारिश अधिक होती है, वहाँ ये आपके उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर तक पाए जाने वाले कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन है। तो कोणधारी वनों का जो प्रमुख वृक्ष है आपका चीड़ है और चीड़ आपके 900 से 1800 मीटर की हाइट में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। कोणधारी वन ज़्यादातर इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में 1800 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो 1800 से 2800 2700 मीटर की ऊंचाई पे उत्तराखंड में आपके पर्वतीय शीतोष्ण वन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में टुंड्रा तुलीय वनस्पतियां
पाई जाती है। तो उत्तराखंड में टुंड्रा तुल्य जो वनस्पति पाई जाती है आपके 3600 से आपके 4800 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और इसके जो उदाहरण है आपके काई हो गया, लीचेन हो गया, इसके टुंड्रा तुल्य वनस्पतियों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या था कि उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो उप अल्पाइन वन और अल्पाइन वन जो ही आपके 2700 से 3000 मीटर तक हाइट में देखने को मिलेंगे। और इनके जो उदाहरण है आपके सिल्वर पर है, ब्लू पाइन है, स्प्रूस है, देवदार है, बर्च है, बुरांस है। और ये तेल युक्त लकड़ियों वाले वन होते हैं जो कच्चे जल जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि अल्पाइन झाड़ियाँ तक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के जो देखने को मिलेगा आपके 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई में देखने को मिलेगा। जैसे आपके जूनिपर हो गया, बिल्ली हो गया, रिप्स हो गया, ये आपके अल्पाइन झाड़ियों के उदाहरण हैं। अगला ऑप्शन क्या था कि उत्तराखंड के वनों में मिलने वाली प्रमुख झाड़ियाँ कौन सी है। तो उत्तराखंड के वनों में आपको रिंगाल की झाड़ियाँ देखने को मिलेगी, भांग, सकीना और किलमुड़ा की झाड़ियाँ देखने को मिलेगी, काला हिलांसु, घिनू, घिंगारू, गोला, तुंगला, चमलाई, बिंदु आदि झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन से। तो उत्तराखंड के वनों में जो आपके प्रमुख रूप से जो वन देखने को मिलेंगे आपके बुरांस देखने को मिलेगा, बांज देखने को मिलेगा, चीड़, देवदार, अखरोट के पेड़ देखने को मिलेंगे, उत्तीस, भीमल और भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलेंगे, काफल और कचनार और आंवला के वृक्ष देखने को मिलेंगे, कटमालू, बैखल, मेहल के वृक्ष देखने को मिलेंगे, भमोर, ब्यामन और सुरई, अयार आदि वृक्ष आपको देखने को उत्तराखंड के जंगलों में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था कि उत्तराखंड में वन एवं पर्यावरण के लिए संकट बनी अनुपयोगी वनस्पतियां जिनके उन्मूलन का प्रयास 2010 में किया जा रहा है। तो ये आपके लंटना, गाजर घास, काला बांसा और बसा बंसीगा, बासुकी मेला जो नटग्रास है, इनके उन्मूलन का प्रयास 2010 से किया जा रहा है। अगला ऑप्शन क्या है कि चीड़ से वो कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग आपके बिरोजा और तारबीन बनाने में किया जाता है। तो जो लीसा है ये आपके चीड़ के वृक्ष से निकलता है और इसका यूज आपके बिरोजा और तारपीन बनाने में किया जाता है। अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड का वरदान स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहे जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष बांस के पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड में केवल इसकी 5 प्रजातियां देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना जो बांज वृक्ष है ये इसको उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहा जाता है और ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। और पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियां देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड में इसकी केवल 5 प्रजातियां देखने को मिलेगी मिलती है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि बांज कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा और जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो सफ़ेद बांज की जो सफ़ेद प्रजाति जो है ये उत्तराखंड में आपके यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से, जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सोना कहा जाता है। तो उत्तराखंड में सोना आपके बांस के वृक्ष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला और कृषि यंत्र बनाने और पशु चारा हेतु उपयोगी सदाबहार वृक्ष कौन सा है। तो जो बांज वृक्ष है ये आपके सदाबहार वृक्ष है और ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराता है। और ये आपके कृषि यंत्र भी इससे बनाए जाते हैं, कोयला भी इससे बनाया जाता है और पशु चारा के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको गोबर खाद बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे उत्तम इमारती लकड़ी वो तेल निकलने वाली हेतु उपयोग है। तो जो देवदार वृक्ष है ये आपके सबसे सबसे उत्तम इमारती लकड़ी है और इससे आपके तेल निकलता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजकीय वनों में अनुमानित कुल वृक्ष निधि में से सर्वाधिक अंश चीड़ के पाइन के वृक्ष है, फिर कौन से हैं। तो उत्तराखंड में आपके जो वनों की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो वृक्ष देखने को मिलेंगे आपके चीड़ के वृक्ष देखने को मिलेंगे। फिर आपके साल, बांज, स्प्रूस, पर और सैन, यूकेलिप्टस, देवदार, सागौन आदि वृक्ष देखने को मिलेंगे। और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो वन आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन का क्या उद्देश्य था। तो ध्यान रखना जो तिलाड़ी या रवाई आंदोलन हुआ था आपको 1930 में हुआ था और ये आंदोलन आपके टिहरी रियासत के विरुद्ध हुआ था और इसका उद्देश्य था आपके नए वन कानून को समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित किस तिथि को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित जो 30 मई को आपके हर साल आपके शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि 1972-73 में रैनी के
वनों में अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर में चिपको आंदोलन के सूत्रपात करने वाली 23 वर्षीय विधवा महिला कौन थी? तो जो गोरा देवी थी आपकी एक विधवा महिला थी, और ये 23 साल की उम्र में इन्होंने आपके चिपको आंदोलन को शुरुआत की थी। और जब 1973 में आपके जो वनों को आंदोलन कटाई की जा रही थी, तो गोरा देवी ने अपने गांव की महिलाओं को अपने साथ ले जाके वनों से चिपक गई थी, जिसकी वजह से इनको ये वनों को काटने पर रोक लगाई थी। तो चिपको आंदोलन का संबंध आपके गोरा देवी से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस आंदोलन का प्रारंभिक नारा था हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति सरकार बन जागे बनवासी जागे। तो चिपको आंदोलन का नारा था कि हिमपुत्रियों की ललकार बन जागे, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार बन जागे बनवासी जागे। यानी उत्तराखंड की बेटियों की जो ललकार है, वो इस उत्तराखंड सरकार अपनी नीति को बदले और बन जागे बनवासी जागे जैसे जो नारे दिए थे, ये आपके चिपको आंदोलन के नारे थे। अगला क्वेश्चन करा कि चिपको आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो चिपको आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था, क्या है इस जंगल के उपार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। अगला क्वेश्चन करा कि किन पर्यावरणविदों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला और इसका फैलाव संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा तक हो गया। तो जो चिपको आंदोलन था, इसको जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसको जो गति देने का काम किया था, ये आपके सुंदरलाल बगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया था। अगला क्वेश्चन करा कि बगुणा ने नारा दिया था, तो सुंदरलाल बगुणा जी ने आपके हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन करा कि डूंगी पैंथोली वन आंदोलन किस वृक्ष की जंगलों की कटाई के विरुद्ध हुआ था? तो जो डूंगी पैंथोली आंदोलन हुआ था, ये आपके चमोली जनपद में हुआ था, और ये आंदोलन आपके बांस के वृक्ष के कटाई काटने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि 80 के दशक में उपरे खाल गांव के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जो पानी राखो आंदोलन था, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी गढ़वाल में चलाया गया था, और ये आपके पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि सच्चिदानंद भारती किस संस्था की स्थापना कर वनों की अंधाधुंध कटवाई को रुकाया था? तो जो दूधातोली लोक विकास संस्थान है, इसकी स्थापना आपके सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में हुई थी, और इस संस्था ने आपके जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी वनों की, उसको रुकाया था। अगला क्वेश्चन करा कि वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के बिलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था, ये आपके 1994 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके टिहरी के बिलंगना क्षेत्र में हुआ था, और ये आंदोलन आपके वृक्षों को कटाई के रोक के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन करें, गढ़वाल क्षेत्र में 1995 में मैथी आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो जो मैथी आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपको 1995 में हुई थी, और ये आंदोलन की शुरुआत आपके गढ़वाल क्षेत्र से हुई थी, और इसका जो सूत्रपात करता थे आपके कल्याण सिंह रावत थे। अगला क्वेश्चन करा है कि इस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती है? तो जो मैथी आंदोलन था, इसमें आपके केवल अविवाहित महिलाएं, अविवाहित लड़कियां शामिल होती है। अगला क्वेश्चन करा है कि विगत 30 वर्षों के अथक परिश्रम से कोटा महल, जो कि आपके रुद्रप्रयाग में जगत सिंह चौधरी जंगली को ने तैयार किया था। तो जो मिश्रित वन खेती मॉडल है, ये आपके जगत सिंह चौधरी जी के द्वारा इसको तैयार किया गया था, और जगत सिंह चौधरी को आपके जंगली के उपनाम से जाना जाता है, और ये 30 साल से ये इन्होंने प्रयास किया था, और इनका संबंध आपके रुद्रप्रयाग जनपद से था। अगला क्वेश्चन करा कि 1949 में वृक्षविहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को आपके उत्तराखंड का वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि झपटो चीनो आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो छीनो झपटो आंदोलन के जो प्रणेता थे आपके गोविंद सिंह रावत जी थे। और इससे आपको उत्तराखंड के जो वन्य जीव संरक्षण है उससे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रदेश में, तो उत्तराखंड में वन्य जीवों के संरक्षण में उत्तराखंड में तो 6 तो आपके नेशनल पार्क है, 7 आपके वन्य जीव विहार है, एक आपके पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, एक पक्षी संरक्षण आरक्षित सहित कुल 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, और एक आपके उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, और एक आपके जैव सुरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीआईबी के अनुसार अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीआईबी के अनुसार अगस्त 2023 में उत्तराखंड में कुल कितने चिड़ियाघर थे? तो पीआईबी के अनुसार 2023 में उत्तराखंड में आपके 3 चिड़ियाघर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर स्थित है? तो उत्तराखंड का जो पहला चिड़ियाघर है आपके मालसी डियर पार्क है, और ये आपके राजधानी देहरादून में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का दूसरा चिड़ियाघर, जो कि आपके 400 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माणाधीन है,
और ये अपने तरह का पहला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर होगा, जो कि जिसमें आपके कार्बन न्यूट्रल जू होगा। तो जो उत्तराखंड का जो दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा, ये आपके नैनीताल के गोलापार में बनाया जाएगा। और ये अपने तरह का ये पहला इंटरनेशनल लेवल का आपका चिड़ियाघर होगा, और इसमें आपके कार्बन न्यूट्रल जू देखने को मिलेगा। अगला ऑप्शन करा के गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान जो है आपके नैनीताल में स्थित है। अगला ऑप्शन करा के उत्तराखंड का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना आपने 1936 में की थी, इसे बाद में शामिल कर दिया गया था। तो जो मोतीचूर वन्य जीव विहार है, इसको आपके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर दिया था। अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो उत्तराखंड में आपके 6 नेशनल पार्क हैं। ये कार्बेट नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है और गंगोत्री नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1936 में नैनीताल में गवर्नर हेली के नाम पर हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। फिर 1957 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो 1957 में नाम इसका आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो पूछ सकते हैं कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना आपको 1936 में की गई थी, और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है। और जब इसकी स्थापना की गई थी, आपके हेली गवर्नर जनरल जो थे हेली थे, उनके नाम पर हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। और आज़ादी के बाद इसका नाम आपका रामगंगा नेशनल पार्क हो गया था। 1957 में इसका नाम चेंज करके आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है। अगला क्वेश्चन करा कि जिम कॉर्बेट का विस्तार कहाँ है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपके पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जनपद में स्थित है, या उन वहाँ पे फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो बीच में ये आपका पाटलिपुत्र है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में के मध्य से होकर गुजरता है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से जो आपकी कोसी नदी, रामगंगा, मंडल और सोना नदी आदि नदियां निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। अगला ऑप्शन करा कि सर्वाधिक बाघ वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सर्वाधिक बाघ वाला जो नेशनल पार्क है, ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड सॉरी देश में बाघों का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघों की डेंसिटी देखने को मिलेगी, या सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला जनपद वाला नेशनल पार्क है। अगला ऑप्शन करा कि कार्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो कार्बेट नेशनल पार्क को आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, आपके 1973 में शामिल किया गया था। या यूं भी पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है, इसको आपके जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, ये आपके 2015 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई हाथियों के साथ साथ चीला और गौरी रेंज में है। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है, इसमें आपके एशियाई हाथियों के साथ साथ आपके चीला, गोरी और बाघ, टाइगर भी देखने को मिलेंगे। अगला ऑप्शन करा कि राजाजी नेशनल पार्क चीला रेंज के पर्यटकों हेतु उपलब्ध है। तो यहाँ पे आपके एलिफेंट की सफारी का आप मजा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि फूलों की घाटी पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है। तो जो फूलों की घाटी है जो है, यह पुष्पावती नेशनल पार्क है, यह आपके नर और जो गंधमादन पर्वत है, इसके बीच ही स्थित है। अगला क्वेश्चन करेंगे फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो जो पुष्पावती नदी है आपकी फूलों की घाटी में बहती है। अगला ऑप्शन करा कि 1892 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला ऑप्शन करा कि 1990 में स्थापित गोविंद और 1989 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना आपको 1990 में की गई थी, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1899 में की गई थी। और गोविंद और गंगोत्री नेशनल पार्क जो दोनों ही है आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। अगला ऑप्शन करा कि 1983 में स्थापित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में विस्तृत है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो राजाजी नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना आपके 1983 में की गई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है, ये आपके देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जनपद में फैला हुआ है, और इसका जो मुख्यालय है आपके राजधानी देहरादून में है।
अगला क्वेश्चन करा कि हाथी और बारहसिंघों हेतु प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? तो जो राजाजी नेशनल पार्क है ये आपके हाथियों और बारहसिंघों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन करा कि एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एशियाई हाथी के लिए जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है ये आपके राजाजी नेशनल पार्क फेमस है। अगला क्वेश्चन करा कि कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो फूलों की घाटी आपकी चमोली में स्थित है और ये आपकी कस्तूरी मृगों वाला नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन करके सबसे पुराना सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे पुराना जो है ये आपका कार्बेट नेशनल पार्क है और सबसे नया आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, ये परीक्षा वाणी थोड़ा इसमें गलत देती है क्योंकि अभी कह रहा है ये देखो यहाँ पे देखो, ये कह रहा है यहाँ पे दे रहा है कि जो गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना आपको 1990 में और गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में की गई थी। तो जब गंगोत्री की स्थापना पहले हो रखी गोविंद से पहले, तो फिर सबसे नया ये होना चाहिए ना गोविंद नेशनल पार्क। ये परीक्षा वाणी में थोड़ी मुझे लग रहा है मिस्टेक है, तो इसको आप अपने हिसाब से अपने लेवल पे इसको एक बार देख लेना। कहाँ पर पहुँच गए थे? ये उत्तराखंड का सबसे पुराना और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो सबसे पुराना तो ध्यान रखना आपके कार्बेट नेशनल पार्क है और सबसे नया अगर परीक्षा वाणी के हिसाब से देखें तो इसमें आपके जो गोविंद नेशनल पार्क है ये सबसे नया नेशनल पार्क होना चाहिए क्योंकि स्थापना 1990 में दी गई है। बाकी आप अपने लेवल पे इसको एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन करा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है आपका गोविंद नेशनल पार्क, सॉरी गंगोत्री नेशनल पार्क है और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन करा कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला नेशनल वन्य जीव अभ्यारण्य वाला जो जनपद है ये आपका चमोली जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में कुल वन्य जीव विहार है? तो उत्तराखंड में आपके 7 वन्य जीव विहार है। एक आपके गोविंद वन्य जीव विहार है, फिर आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार है, अस्कोट वन्य जीव विहार है, सोना नदी वन्य जीव विहार है, बंसर वन्य जीव विहार है, मसूरी वन्य जीव विहार है और नंदौर वन्य जीव विहार है। अगला क्वेश्चन करा कि वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु 2012 में गठित वन्य जीव विहार है? तो जो नंदौर वन्य जीव विहार है आपके नैनीताल में है और इसका गठन आपके 2012 में किया गया था। अगला ऑप्शन करके सबसे पुराना सबसे नया वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वन्य जीव विहार है आपका गोविंद वन्य जीव विहार है और इसकी स्थापना आपको 1955 की गई थी और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो सबसे जो नया वन्य जीव विहार है ये आपके नंदौर वन्य जीव विहार है और इसकी स्थापना आपके 2012 में की गई थी और ये आपके नैनीताल और चंपावत जनपद में स्थित है। अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो जो अस्कोट वन्य जीव विहार है आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और ये सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार है। अगला ऑप्शन करेंगे सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है ये आपके चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो जो मसूरी वन्य जीव विहार है ये आपकी राजधानी देहरादून में है और उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में कुल संरक्षण आरक्षित है? तो उत्तराखंड में कुल संरक्षण जो आरक्षित है ये आपके 4 है। एक तो आपका आसन है, दूसरा आपका झिलमिल है, तीसरा आपका पावलगढ़ है, चौथा आपका नैना देवी पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि आपके देहरादून में है, झिलमिल आपके हरिद्वार में है, जबकि पावलगढ़ और नैना देवी कहाँ स्थित है? तो ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो ध्यान रखना आपके आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपके राजधानी देहरादून में, झिलमिल जो है ये आपके हरिद्वार में है, जबकि पावलगढ़ और नैना देवी जो है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि 4.44 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में देहरादून में 2005 में स्थापित आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ध्यान रखना जो आसन वेटलैंड है ये आपके देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है। अगला क्वेश्चन करा कि आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट घोषित किया गया था? तो जो आसन वेटलैंड को एंड कंजर्वेशन रिजर्व को जो रामसर साइट घोषित किया गया था ये आपके 2020 में घोषित किया गया था, अक्टूबर 2020 में किया गया था। इसमें मंथ भी आप ध्यान रखना। और जो रामसर है जो ये जगह है आपके ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि बारह सिंघों का बसेरा कहाँ स्थित है? तो बारह सिंघों का जो बसेरा है ये आपके हरिद्वार के झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल जिले में 111.9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 2015 में स्थापित किया गया था। तो जो नैना देवी हिमालयन वर्ड वर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है इसकी स्थापना आपके नैनीताल जनपद में की गई थी और ये आपके पक्षियों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसका गठन आपके 2015 में किया गया था। अगला ऑप्शन करें कि नैना देवी पक्षी रिजर्व
में पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे आपके लगभग 600 प्रजातियां देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है। तो उत्तराखंड में आपके एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, जो कि आपके गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, जो कि आपके नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है। तो उत्तराखंड में कुल जैव मंडल जो सुरक्षित क्षेत्र है आपका एक है, और ये आपके नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है, और इसको आपके 1988 में स्थापित या सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। और ये आपके चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में 586 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र कौन से हैं। तो उत्तराखंड के दो क्षेत्र ऐसे हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एक तो आपके नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र, जिसको आपके 1988 में शामिल किया गया था। दूसरी आपकी फूलों की घाटी है, जिसको आपको 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन करा है कि मैरुडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है। तो मैरुडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो है, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, और ये आपके राज्य सरकार द्वारा इसको गठन किया गया था या स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत सरकार द्वारा जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, आपके पिथौरागढ़ के कोटमनिया के पास स्थित मेहरौली में की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र फॉर्म कहाँ है। तो जो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, ये आपके चमोली के गोपेश्वर के पास आपके कांचुला कर्क में है, और इसका गठन आपके 1982 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। अगला ऑप्शन करा कि बर्फीले क्षेत्र में प्रमुख जंतु कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो जो हिमालयी भेड़ है, ये आपके जो है आपके बर्फीले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिमालयी बकरा, बर्फ का बाघ, घुघुती जिसका कबूतर जैसा पक्षी होता है, और हिलायसैया कोकला, और आपके मलियो हिमालयी कबूतर, चकोर, कोकलास, हिमालय जिसको हिमालयी मुर्गा भी कहते हैं, मोनाल, ये सब आपके बर्फीले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। चनक, ये चीनी बटेर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में कुल भालू और गुलदार कितने हैं। तो 2008 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो भालू की संख्या आपके 2121 है, और गुलदार की संख्या आपके 2335 है। तो ये इतना याद नहीं रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार बंदर और लंगूरों की संख्या कितनी है। तो इन बंदरों और लंगूरों की संख्या कौन इतनी याद कर सकता है ना। कौन कुत्ते बिल्ली बंदरों की संख्या याद करना मुश्किल है ना, तो हमें याद नहीं करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि कस्तूरी मृग की संख्या कितनी है। तो 2008 में कस्तूरी मृग को ध्यान रख लेना, इसकी संख्या आपके 376 थी। बाकी मृगों की चित्तल की संख्या नहीं देखना है। फिर ये कह रहा है कि 2020 में गणना के अनुसार 78 घड़ियाल और 194 उदबिलात हो, जबकि मगरमच्छ कितने थे, 451। तो ये भी आपको याद नहीं रखना है। ये सारा इसमें कुछ नहीं याद रखना है यार। इसमें आपके 2022 में आपके हिम तेंदुओं की संख्या पूछी गई है। तो हिम तेंदुओं की संख्या 2022 के हिसाब से 121 थी। फिर ये आपके टाइगर पूछ रहे हैं, 2022 में जो टाइगरों की संख्या थी आपके 560 थी, ध्यान रखना। और हाथियों की संख्या पूछ रहे हैं, तो 2020 में जो हाथियों की संख्या थी आपकी 2026 थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघों में कार्बेट में बाघों की सुरक्षा है, तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। तो जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का जो गठन किया गया था आपके 2013 में किया गया था, और ये बाघों की सुरक्षा के लिए किया गया था, और कार्बेट नेशनल पार्क में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ संरक्षण में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो बाघ संरक्षण में उत्तराखंड का स्थान जो है आपका तीसरा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक बाघ संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो सबसे ज्यादा बाघ जो देखने को मिलेंगे ये आपके कार्बेट नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इनकी संख्या आपके 260 के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक हाथियों के वाला उद्यान कौन सा है। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हाथी जो देखने को मिलेंगे ये आपके नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथियों के इलाज हेतु राज्य का पहला हाथी अस्पताल बनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड का जो पहला हाथी अस्पताल बनाया जा रहा है ये आपके हरिद्वार के चिला वन रेंज में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घायल और बीमार वन्य जीवों के उपचार हेतु रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो घायल बीमार या वन्य जीव उपचार के लिए जो रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जा रहा है, ये आपके हरिद्वार के चिड़ियापुर में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड का पहला बंदरवाड़ा बनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड का जो बंदरवाड़ा बनाया जा रहा है ये आपके पिथौरागढ़ के चंडाक में बनाया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड का बोले या भारत का बोले, भारत का जो पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो विकसित किया जा रहा है, ये आपके उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना हेतु शुरू की गई थी। तो ये आपके 2012-13 में मानव जीवन के संघर्ष रोकथाम योजना शुरू की गई थी। या यूँ बोले कि उत्तराखंड में मानव और वन्य जीव संघर्ष रोकथाम के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये आपके इस चैप्टर का यही समाप्ति होती है, और जो इससे आगे जो अन्य चैप्टर है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे।